बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ओके जी, फिज़िक्स हम चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जो कि हमने डिस्कस करना है कि वेव। इससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इससे पहले हमने वेव का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया कि वेव मोशन क्या है, वेव की टाइप्स क्या हैं, फिर उसकी फर्दर टाइप्स की 2 टाइप्स मज़ीद थी, वो हमने डिस्कस की। और आज हम ये देखेंगे कि वेव जो है आपके पास वो एज एनर्जी कैरियर है। हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था, वेव के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि वेव जो है वो एज एनर्जी कैरियर के तौर पर भी यूज़ होती है। डेफिनेटली आप ये देखें कि जो ये साउंड वेव होती है, जब जाती है किसी को स्ट्राइक करती है, तो ये स्ट्राइक करके कोई ना कोई इम्पैक्ट डालती है, ये एनर्जी होती है इसके अंदर। क्या मतलब, चले हम जो आवाज़ सुनते हैं तो हमारे जो इसका ड्रम होता है एयर का, उसके ऊपर जाकर वो वेव क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एयर ड्रम है वो भी ऑसिलेट करता है। अगर हम किसी लाउडर वॉइस के आगे बैठे हुए हैं, लाउड स्पीकर के आगे हम बैठे हुए हो, तो हमें फ़ील हो रही होती है। और सम टाइम अगर बहुत ज़्यादा आप जो है इसको लाउडर के आगे बैठे हुए कि वो इतनी स्पीड से वाइब्रेट करे, तो वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर आप देखें कि कभी आपकी गली में से कोई गाड़ी ऐसी गुजर रही हो जिसने बहुत ज़्यादा हाई वॉइस जो है वो म्यूज़िक ऑन किया हुआ और उसके अंदर बेस बहुत ज़्यादा हो, तो आप ये देखते हैं कि घर में वो जो शीशे लगे होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप मुसलसल उनको उस जो आवाज़ है उसके साथ रखेंगे तो वो वाइब्रेट होते होते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, आप थोड़ा सा फासला बढ़ाएंगे तो वो ब्रेक हो सकते हैं, तो वो ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेव की जो है वो एज एनर्जी कैरियर है और वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकता है। यही चीज़ हमने आज डिस्कस करनी है। तो आप देखें, पेज नंबर 10 ओपन करें और देखें वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव। बिल्कुल। For example, when we shake the stretched string up and down, we provide our muscular energy to the string. As a result, a set of waves can be seen traveling along the string. जैसे हमने कहा कि स्ट्रिंग के अंदर, रोप के अंदर अगर हम उसको अच्छी तरह अप एंड डाउन करें, तो मैं अपनी मस्कुलर एनर्जी क्या कर रहा हूँ, उसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो जो कि रोप पहले बिल्कुल स्ट्रेट थी, वो उसके पार्टिकल क्या शुरू हो गए, अप एंड डाउन। तो वो एनर्जी आप क्या कर सकते हैं कि वेव प्रोड्यूस हो रही हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। और इवन दो कि अच्छा चले, मुझे कार्टून याद आ गए हैं। टॉम एंड जेरी आपने देखे होंगे। टॉम एंड जेरी में अक्सर ये सीन होता है कि जेरी जब वो तेज़ी से आगे भाग रहा होता है, टॉम उसके पीछे पीछे होता है, तो वो कारपेट आ जाता है, वो कारपेट के ऊपर जा रहा होता है तेज़ी, तो वो टॉम क्या करता है कि वो एक वेव प्रोड्यूस करता है, इस तरह करके कारपेट को यूँ करके देता है, वो एक वेव प्रोड्यूस होती है उस कारपेट पर लॉन्ग जाकर, और वो जाकर उसको क्या करती है, देखा है आपने, याद आया? ये वही एनर्जी है जो उसने ट्रांसफ़र की इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और जाके लगती भी है उसको। आप ठीक। सो बैक टू द टॉपिक आए हम। वो कहते थे वाइब्रेटिंग force from the hand disturb the particle of the string and set them in motion. These particles then transfer their energy to the adjacent particle in the string. Energy thus transferred from one place to the medium to the other in the form of wave. तो जैसे जैसे आप एनर्जी कैरी उसको करते हैं अप एंड डाउन, तो वो क्या करती है, एडजेसेंट पार्टिकल में वही एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र होती है, वो एक एंड से दूसरे एंड तक चली जाती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन एंड दैट इज एनर्जी इन अ वेव डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। डिपेंड करता है कि आपने मेन पॉइंट से कितना ज़्यादा उसको अप एंड डाउन करना है, तो वो जितने ज़्यादा आप फास्टली अप एंड मूव करवाएंगे, डाउन मूव करवाएंगे, उतनी स्पीड से वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह होगी। यही उसने कहा, इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर we give more energy per second to produce wave of higher frequency, then the wave deliver more energy per second to the particle of the string as it moves forward. वाटर वेव आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज एक्सप्लेन बिलो। और ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर किसी तालाब में हमारी कोई बॉल गिर जाती थी, तो हम क्या करते थे कि कोई ना कोई वेव प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस मीडियम के अंदर लेकर आते थे, जिससे वो वाटर वेव प्रोड्यूस होती थी और वो चीज़ जो है वो हमारी एसेस में आ जाती थी, हम उठा लेते। यही उसने कहा कि ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर, water wave will be produced on the surface of water and will travel outward. Place a cork at some distance from a falling stone. When wave
reach the cork, it will move up and down along with the motion of the water particle by getting energy from the wave. तो यही आपको नज़र आ रहा होगा कि एक कॉर्क अगर आप रखते हैं और अगर आप क्या करते हैं, स्टोन को आप उसमें पॉन्ड में फेंकते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर वेव आएंगी और वो जाके कॉर्क को लगेंगे और वो क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, थ्योरेटिकल टॉपिक है, हम पहले भी चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए थे, तो लिहाजा ये टॉपिक जो था वाटर वेव एज एनर्जी कैरियर जो है वो हमने डिस्कस किया। अब जो अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि इसी से एसोसिएट भी करता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एग्ज़ाम में 2017 एंड 18 में ये कोई 6 to 7 टाइम्स जो है वो बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता रहा है कि प्रूव करें रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, या प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और इस तरह। अगर ये अब लॉन्ग में नहीं आएगा तो शॉर्ट में आता है 2 नंबर का, नहीं तो इसका न्यूमेरिकल है। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं और ये आपने अच्छी तरीके से करना। 4 लाइन्स का ये क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत अहमियत का हामिल है। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी velocity, frequency and wavelength. ओके क्या कहते हैं जी, अब क्योंकि हमने बार बार टर्मिनोलॉजी यूज़ की कि हमने कहा कि जी वेलोसिटी, फिर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमने पीछे देखी और फिर हम वेवलेंथ के बारे में बार बार अभी डिस्कस कर रहे हैं कि टू क्रस्ट का डिस्टेंस या फिर कंप्रेशन टू कंप्रेशन के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा था, वेवलेंथ कहा था। तो वो कहता है कि वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। असल में वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर विच ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब होता क्या है, वेव यहाँ प्रोड्यूस हुई तो इसने डेफिनेटली सोर्स से आउट जाते रहना और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना ही जाना है। तो हैंस हैज़ स्पेसिफिक वेलोसिटी, तो जब वो जा रही होगी तो उसकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी, ओके, ऑफ ट्रैवलिंग, जो जिससे वो ट्रैवल कर रही है। वो कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव। इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। जिस वेलोसिटी से वेव किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करती है इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, विच इज़ डिफाइन एज। तो वेलोसिटी आपको पता है, 9th क्लास में आपने डिस्कस किया कि वेलोसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या चीज़ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम। यही पढ़ा था आप लोगों ने। स्पीड पढ़ा था ना, डिस्टेंस पर टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो आप स्पेसिफिक डायरेक्शन ले लेते हैं तो वो चीज़ आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। यू कैन राइट एज अ स्पीड एंड वेलोसिटी। क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन का ज़्यादा कोई जिक्र नहीं कर रहे तो लिहाजा हमने इसको टर्मिनोलॉजी को वेलोसिटी के तौर पे यूज़ किया, यानी v इज इक्वल टू डी ओ। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ है, डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ सोर्स से लेकर, वन एंड से लेकर किसी दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब वो कहते हैं इफ द टाइम, अगर यहां से वहां तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, वेव टाइम होगा जी। वो कहता है इफ टाइम टेकन बाय वन वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टाइम इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव को, कंप्लीट वेव को का जो टाइम लेती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, उस टाइम को हमने क्या कहा था, टाइम पीरियड, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, ठीक। और अगर वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाए उसके वेव लेंथ के बाद, मतलब अगर एक वेव डिस्टेंस ही इतना कवर करे कि जितना वो डिस्टेंस कवर करे उसमें सिर्फ उसकी एक वेव जाए, कितनी वेव जाए, एक वेव। और वेव कहाँ से कहाँ तक, वेव लेंथ मतलब क्रस्ट टू क्रस्ट और कंप्रेशन टू कंप्रेशन। तो अगर वो जो टाइम है वो इक्वल टू हो जाए टाइम पीरियड और वो जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू हो जाए वेवलेंथ, तो वी कैन राइट v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। हमने क्या किया कि डिस्टेंस को
कहा कि जी ये हो जाए वेवलेंथ के इक्वल, और टाइम जो है वो किसके इक्वल हो जाए, टाइम पीरियड के। टाइम तो नॉर्मल टाइम कोई भी हो सकता है, लेकिन ये टाइम वो टाइम हो जितना किसी एक वेव के पास होने के बारे में लगता हो, तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर हम वो टाइम जो टेकन ले रहा है वो इक्वल टू टाइम पीरियड ले रहा है, और जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो सिर्फ एक वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम क्या कह सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। अच्छा, हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1/f के। याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है। ओके, तो यहां से f किसके बराबर होगा, 1/t रेसिप्रोकल। ये जो इक्वेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने लिखा है v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू 1/t इंटू लैम्डा। ये सिर्फ जैसे उसको अलग करके लिखा। 1/t किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये वो रिलेशनशिप है जिसमें वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है वो क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। तो यही हमने डिस्कस करना था, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, और वो रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू इक्वेशन इज ट्रू बोथ फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव। ये दोनों टाइप की वेव के लिए क्या है, प्रूव करता है। ठीक है, ओके। आगे एग्जाम्पल देखें 10.2। एक वेव मूव कर रही है स्लिंकी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज 0.4 मीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, तो आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, 4 हर्ट्ज इंटू 0.4 मीटर, आपके पास आंसर आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के यूनिट होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपने इसके साथ डिस्कस करनी है। ओके ओके, अब नाउ टुवर्ड्स मूव ऑन द न्यूमेरिकल। 4 न्यूमेरिकल हमने पहले कर लिए थे, आप अपना रफ रजिस्टर्स निकाल लिए, कैलकुलेटर निकाल लें, पेज नंबर 18 पर आ जाएं। आज हम नेक्स्ट जो है वो 2 न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, ताकि आपके साथ साथ टॉपिक के साथ साथ जो है वो न्यूमेरिकल, क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिकल एक लाजमी हर एक थ्योरी के क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल आना होता है, वो लिहाजा आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना। आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, अभी हम देखते हैं। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 आपके पास क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 5 कहता है, रीड द डाटा कि 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट। कितनी वेव है जी, नंबर ऑफ वेव्स 100 पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड। टाइम कितने गिवन है जी, 20 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और वेवलेंथ अगर आपने दी हुई है 6 सेंटीमीटर 0.06 मीटर, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना। रिलेशन अभी हमने फाइंड आउट किया था, उसी फार्मूले से हम करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी क्या थी, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ वेव अगर पास कर रही हूँ पर सेकंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के, तो उसको हम क्या कहते थे, फ्रीक्वेंसी कहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम, पर यूनिट टाइम कितनी है जी, 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई जी, 5 हर्ट्ज। तो एक चीज़ तो हमारे पास कैलकुलेट हो गई। सेकेंड चीज आपको पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, तो t इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। आपके पास t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड आता है, तो ये आपके पास टाइम पीरियड भी आ गया। तीसरी चीज़ हमने क्या निकालनी है जी, तीसरी चीज़ हमने निकालनी है जी वेलोसिटी। वो किसके बराबर होती है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। v f हमारे पास गिवन है 5 हर्ट्ज, और लैम्डा जो है वो उसने 6 सेंटीमीटर दिया, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.06, और आपके पास आंसर आएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान जो है वो न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी से फाइंड आउट किया, और वो आपको एक कॉन्सेप्ट था कि नंबर ऑफ वेव जो है पर यूनिट टाइम में जितनी पास हों उस पार्टिकुलर सिस्टम के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। ठीक हो गया, ओके, नोट कर लिया आपने। सेकेंड वन इज
न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। न्यूमेरिकल 6 कहता है कि वुडन बॉल है, वाइब्रेट कर रहा है किसी सरफेस पर रिपल टैंक की, और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 12 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ जो है वो इसके यूनिट होते हैं फ्रिक्वेंसी के। रिजल्टिंग वेव है वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, लैम्डा गिवन है 3 सेंटीमीटर, अगेन कन्वर्ट इनटू मीटर। एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, सिंपल इसकी जस्ट आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है और बहुत ही आसान। वी नो डैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, just put the value of frequency which is 12, lambda 0.03, answer is 0.36 meter per second। ओके, तो आज के आप डायरी नोट कर लें। आज हमने जो डिस्कस किया है वो आर्टिकल नंबर पेज नंबर 10 and 11 up to example 10.2 जी, प्लस आपके पास न्यूमेरिकल 10.5 and 10.6। ओके बेटा, हमने 4 कंप्लीट अपने आर्टिकल मुकम्मल कर लिए हैं अलॉन्ग विद 5 न्यूमेरिकल्स, और साथ साथ आपने इसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखते रहना है। इन द एंड ऑफ द चैप्टर हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का रिपल टैंक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आप जैसे पहले व्हाट्सएप पर हमें पूछ रहे हैं वैसे आप पूछ लेंगे, और हमें फ़ीडबैक भी दीजिए कि आपको ये सारा जो सेटअप है, ये सारा सिस्टम कैसा लग रहा है। और आपने अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये बहुत कीमती टाइम है। और जो चैप्टर नंबर 10 है, अगेन मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ साथ तैयार कर लें, बहुत छोटे से 5 टॉपिक्स हैं और आपको इसी में से 8 से 10 नंबर का पेपर आ जाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों पर बहुत अमल भी करेंगे। तो आज मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।